विचित्र पुष्प पार्ट 8। हष्टपुष्ट उस आदमी ने पूछा, श्रृंगमय पर्वतीय प्रदेश से इतनी दूर अकेले कैसे चले आए? चटाई पर बैठते हुए उत्तुंग ने कहा, माणिक्यपुरी के दक्षिणी सरहद से मैं कल शाम को नाव में निकला हूँ। सवेरे सुबह में एक बड़ी लहर उठी जिससे मेरी नाव तट पर जा गिरी। मैं यहाँ जानबूझकर आया नहीं हूँ। इतने में अंदर के कमरे से एक प्रौढ़ा दो चौड़े बर्तनों में खाने और पीने की चीज़ें लेकर आई। उन्हें उसने उनके सामने रख दिया और अंदर चली गई। उस हष्टपुष्ट आदमी ने एक बर्तन लिया और दूसरा बर्तन उत्तुंग को दिखाते हुए कहा, लो। जैसे ही मैं यहाँ आया उस प्रौढ़ा ने मुझे पिलाया और मेरी प्यास बुझा दी। कहते हुए उसने गिलास को हाथ में लिया। उस हट्टे कट्टे मजबूत आदमी ने पूछा, यहाँ कब आए हो? उत्तुंग ने कहा, मैं यहाँ नहीं आया था, लाया गया हूँ। उस आदमी ने पूछा, कौन ले आए? पीने के बाद गिलास नीचे रखते हुए उत्तुंग ने कहा, नाव के साथ जब मैं समुद्री तट पर फेंक दिया गया तब मैं बहुत थका हुआ था। थोड़ी देर आराम करने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की। हंसी की ध्वनियों से मैं जाग पड़ा और मैंने देखा कि पहाड़ी जाति के कुछ युवतियों से मैं घिरा हुआ हूँ। उनके हाथों में मेरे लाए हुए फूल थे। उनकी बातें मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनके इशारों को मैं समझ गया और उनके साथ साथ आया। इतने में वह प्रौढ़ा फूलों का एक गट्ठर ले आई और उस आदमी के सामने रखती हुई बोली, काबूई, हमारी लड़की ये फूल ले आई है। देखा कितने सुंदर लग रहे हैं। उस आदमी ने पूछा, अच्छा तो है, लेकिन हमारी लड़की इन्हें क्यों ले आई? उसकी सुगंध बड़ा ही अच्छा है, उन्हें अच्छे लगे इसलिए ले आई। प्रौढ़ा ने कहा, यह जवान उन्हें कहीं ले जा रहा है, उन्हें लाकर ठीक नहीं किया। उसने कहा। बिना कोई उत्तर दिए वह स्त्री वहाँ से चली गई। उनकी बातें उत्तुंग की समझ में नहीं आई, लेकिन वह समझ गया कि काबुई इस काबिले का प्रधान है। इन्हें शताब्दी का पुष्प कहते हैं। एक अति आवश्यक कार्य पर दूर प्रदेश में से ले जा रहा हूँ, उत्तुंग ने कहा, लेकिन उसने असली बात छिपा रखी। काबुई ने उससे कहा, हमारे प्रांत का नाम नागपुरी है, यह माणिक्यपुरी के समीप ही है। तुम्हें यहाँ से और कितनी दूर जाना है? तब तक ये फूल मुरझा जाएंगे ना? वह चाहता था कि उत्तुंग से सारी बातें विशद रूप से जानो। उत्तुंग ने भी सोचा कि अब बात छिपाने से कोई उपयोग नहीं है। अपनी यात्रा के लक्ष्य के बारे में उसने काबुई को संक्षेप में बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद काबुई ने कहा, समुद्र के मध्य राक्षस जंतु का सामना करने का तुमने निश्चय किया है। तुम्हारा साहस बहुत ही प्रशंसनीय है। विपत्ति से घिरे अपने राज्य की जनता की रक्षा करने का तुम्हारा संकल्प बहुत ही उत्तम है। तुम एक आदर्श युवक हो। उस राक्षस जंतु से हमारा कोई नष्ट नहीं होगा। हम पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि हमारे प्रांत के चारों ओर ऊंचे पहाड़ किले की दरवाज़ों की तरह घिरे हुए हैं। प्रकृति ने यह वर हमें प्रदान किया है। हाँ, यह सच है, परंतु हमारा माणिक्यपुरी का समुद्री तट सुदीर्घ है। इसी कारण वह राक्षस जंतु हमारे राज्य में अशांति फैला रहा है। मेरे सामने एक ही मार्ग है और वह है इन शताब्दी का पुष्पों को उसके निवास स्थल पर पहुंचाना, उत्तुंग ने कहा। इसके बारे में हमारे राजा की सलाहें लो और फिर इन प्रयत्न में लगो तो सब दृष्टियों से अच्छा होगा। भोजन करने के बाद आज ही तुम्हें हमारे राजा महेंद्र सिंह के पास ले जाऊंगा। उत्तुंग से यह कहकर उसने अंदर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से वह स्त्री आई। काबुई ने अपनी भाषा में उससे कुछ बताया। दूसरे ही क्षण वह अंदर से भोजन पदार्थ ले आई और उत्तुंग के सामने रखा। उसके साथ एक युवती भी आई। बर्तन रखकर जब वह अंदर जा रही थी तब काबुई ने उससे चित्रा कहकर पुकारा, आपने बुलाया? कहती हुई उसने काबुई की ओर देखा। हाँ, इधर आओ। फिर उत्तुंग को दिखाते हुए काबुई ने कहा, यह मेरी बेटी चित्रा है। चित्रा, इन फूलों को नाव से क्यों ले आई हो? ये पुष्प बहुत ही सुंदर है, अच्छी सुगंध है इनमें, इसलिए मैं ले आई। उत्तुंग को एकटक देखती हुई बोली। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, काबुई ने कहा। हाँ, कहती हुई वे युवतियाँ अंदर चली गई। भोजन हो जाने के बाद काबुई राजा का दर्शन करने उत्तुंग को अपने साथ ले गया। काबुई की पत्नी और पुत्री ने दरवाजे तक आकर उन्हें विदा किया।
बस्ती के बाहर आते ही काबोई ने फूल उत्तुंग को दिया और कहा, इन्हें अपने ही पास रखो। फिर वह आगे आगे जाने लगा। उत्तुंग काबुई के पीछे पीछे मौन जाने लगा। बहुत दूर और जाने के बाद एक असमतल पहाड़ी को पार किया और नागपुरी राजधानी के निकट पहुँचे। जब वे नागपुरी की गलियों से गुजर रहे थे तो सब लोग काबुई के साथ बड़ी इज्जत से पेशा आए। सामने से आते हुए कुछ लोग हट गए और नमस्कार करते हुए रास्ता दिया। लंबे और हष्टपुष्ट काबुई की रूपरेखाएं गंभीर लग रही थी। उसके सिर पर छोटा सा नाग मुकुट था। उसकी वेशभूषा विचित्र थी। हाथ में बड़ा भाला था। उत्तुंग ने देखा कि सामने से आते हुए लोग उसे देखकर उसकी इज्जत भी कर रहे हैं और साथ ही डर भी रहे हैं। जैसे ही वे राजमहल पहुंचे, सैनिकों ने काबुई को नमस्कार किया। एक पहरेदार उन्हें राजप्रासाद के अंदर ले गया। दोनों ओर बड़े बड़े खंभे थे। मार्ग बहुत ही विशाल था। उन्हें एक जगह पर रुकने को कहा गया और पहरेदार अंदर गया। उसने राजा से काबुई के आगमन का समाचार बताया। राजा सिंहासन पर आसीन थे। वे मंत्रियों से चर्चाओं में मग्न थे। राजा को देखते हुए काबुई ने झुककर प्रणाम किया। काबुई, तुम्हारे कबीले के सब लोग सकुशल हैं ना? उन्हें किसी बात की कमी तो नहीं? राजा ने मुस्कुराते हुए काबुई से पूछा। काबुई ने कहा, प्रभु, आपकी दया से सब सकुशल है। राजा ने उत्तुंग को देखा। उसने भी राजा को काबुई की तरह झुककर प्रणाम किया। यह युवक माणिक्यपुरी से आया हुआ है। नाम उत्तुंग है। काबुई ने कहा। अच्छा, तुम्हारे राजा प्रताप वर्मा सकुशल है ना? राजा ने पूछा। विनयपूर्वक उत्तुंग ने उत्तर दिया, वे सकुशल है। राजा ने हाथ दिखाते हुए उन्हें सामने को आसनों पर बैठने का इशारा किया। वे दोनों बैठ गए। अनजाने में उत्तुंग हमारे राज्य में आया है, कहते हुए उत्तुंग के हाथों से फूल लिया और राजा के सम्मुख रखा। तुम लोगों के अंदर आते ही विचित्र सुगंध फैली गई। अब कारण समझ में आया है, राजा ने कहा। उत्तुंग उन्हें शुंगमय पर्वतों से ले आया है। 100 सालों में एक बार विकसित होने वाले विचित्र पुष्प है ये, इसलिए इन्हें शताब्दी का पुष्प कहा जाता है, काबुई ने कहा। राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा, अच्छा, तो माणिक्यपुरी के राजा प्रताप वर्मा ने हमारे लिए इतनी दूर से ये पुष्प भेजा है? नहीं प्रभु, कहते हुए उसने सविस्तार विवरण दिया। उसने बताया कि इन पुष्पों के कारण माणिक्यपुरी किन विपत्तियों में फंस गया है, राक्षस जंतु की खोज में उत्तुंग कैसे निकला और यहाँ कैसे पहुँचा आदि। काबुई ने और कहा, राजन, मैं चाहता था कि यह बात आपको बताई जाए और आपकी सलाह ली जाए, इसलिए उत्तुंग को अपने साथ आपके समक्ष ले आया हूँ। जनता के कल्याण के लिए उत्तुंग ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। इसका साहस बहुत ही प्रशंसनीय है। उस राक्षस जंतु का अकेले ही सामना करना उचित नहीं होगा। इस साहसी युवक के साथ अपने कुछ वीरों को भी भेजने का प्रबंध करेंगे, राजा ने कहा। इतने में 15 साल की एक लड़की आई और पूछा, पिताश्री, ये फूल कहाँ से लाए गए हैं? ये तो बहुत ही सुंदर है। राजा ने उसे बड़े लाड से अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, माणिक्यपुरी से वह युवक तुम्हारे लिए ये फूल ले आया है। क्या सचमुच मेरे लिए ले आया है? कहती हुई उसने आश्चर्य से उत्तुंग को देखा। उत्तुंग की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूँ, तो वह सिर्फ मुस्कुराते हुए रह गया। आप ही आप वह सोचने लगा कि राजा को अपनी बेटी से झूठ बताने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। वे तो कह सकते थे कि मैं किसी काम पर इन पुष्पों को दूर देश ले जा रहा हूँ। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उसे लगने भी लगा कि अगर यह लड़की इन पुष्पों को ले जाना चाहे तो मैं क्या करूँ। वह समझ भी गया कि राजा अपनी बेटी को बहुत चाहते हैं। किसी भी हालत में बेटी को खुश रखने के लिए यह फूल ले ले तो मुझे क्या करना होगा। उसे घबराहट भी होने लगी, लेकिन अपने मुखड़े पर किसी भी प्रकट का भाव प्रकट नहीं होने दिया। अपनी घबराहट को छिपाने के लिए वह मुस्कुराता ही रहा। राजा ने उससे कहा, यह मेरी बेटी मल्लिका है। यह फूलों को बहुत ही चाहती है। हाँ राजकुमारी, ये फूल आप ही के लिए ले आया हूँ, उत्तुंग ने कहा। मल्लिका ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं इन्हें ले जाऊँ? हाँ बेटी, ले जाओ। तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, राजा ने कहा। बहुत ही प्रसन्न होती हुई मल्लिका उन पुष्पों को लेकर अंदर गई। राजा ने काबुई से कहा,
उन पुष्पों के शाप या राक्षस जंतु की बात राजकुमारी को मालूम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर राजा मौन सोचता रहा और फिर बोला, काबुई, आज रात को तुम दोनों यही विश्राम कर ले। कल निर्णय करेंगे कि राक्षस जंतु से कैसे निपटे। कहकर राजा राजमहल के अंदर चला गया। राजा के जाने तक मंत्री काबुई और उत्तुंग खड़े ही रहे। उसके जाने के बाद एक मंत्री ने काबुई से कहा, आप दोनों मेरे साथ आइए, आपके ठहरने का प्रबंध करता हूँ। वह उन्हें अपने साथ ले गया और उन्हें एक विशाल कमरा दिखाते हुए कहा, ये सेवक आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। कल सवेरे तक आप यही विश्राम कर सकते हैं। कहकर वह चला गया। मंत्री के चले जाने के थोड़ी देर बाद एक सैनिक वहां आया और बोला, राजकुमारी की आज्ञा है कि मेरे लिए जो युवक पुष्प ले आया है उसे मेरे पास उपस्थित किए जाए। उत्तुंग ने आश्चर्य से काबुई को देखा। काबुई ने कहा, तुम जाओ, लेकिन राजा की कही बातें अच्छी तरह से याद रखना। सावधान रहना। किसी भी हालत में यह मत बताना कि राक्षस जंतु का नाश करने के लिए तुम इन फूलों को ले जा रहे हो। राजकुमारी अभी बच्ची है, हो सकता है वे भयभीत हो जाए, इसलिए राजा ने यह बात पर जोर दिया होगा। काबुई ने यह कहकर उसे समाधान किया। कहानी और है।